नमस्कार, इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। हम इस समय मैनपुरी में हैं और हमारे साथ डिम्पल यादव हैं। मैनपुरी जो यादव परिवार का गढ़ माना जाता है, ये सीट बीजेपी ने कभी नहीं जीती। 1996 से ये सीट समाजवादी पार्टी के पास है और यादव परिवार यहाँ 8 बार जीत चुका है। इसमें से 5 बार मुलायम सिंह यादव यहाँ एमपी रहे। अब डिम्पल यादव यहाँ से सांसद है और डिम्पल यादव हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत डिम्पल जी। बहुत सभाएं आप कर रही हैं, तो जो गांव-गांव जा रही है, किस तरह का माहौल आपको देखने को मिल रहा है? बहुत लोगों का साथ और समर्थन मिल रहा है और इस बार जो लोग हैं वो तैयार हैं बीजेपी को हटाने के लिए। और क्योंकि 10 साल बीजेपी के हो चुके हैं और जिस तरह का जो देख रहे हैं लोग कि जिस तरह उनकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में जो परिवर्तन आना चाहिए था, जो बदलाव आना चाहिए था, वो जो नहीं आया है और लगातार सरकार द्वारा झूठे वादे किए गए और कोई भी वादा पूरा नहीं किया गया है। तो इस बार लोग समझ गए हैं और ये मैं सभी वर्गों के लिए कह रही हूँ, चाहे हमारा युवा वर्ग हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे हमारे किसान हो और चाहे हमारे जवान हो। और इसके साथ ये सभी समाजों पे भी अप्लाई हो रहा है, कोई भी समाज का हो, चाहे अगड़े, चाहे पिछड़े, चाहे दलित समाज हो। सभी समाज आज अपने आप को कहीं ना कहीं प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं मौजूदा सरकार में। जैसे आपको मैंने देखा प्रचार में, आप जब जाती हैं तो आप अपने को मैनपुरी की बहू भी बता रही हैं और बेटी भी बता रही हैं, तो किस तरह का रिश्ता मैनपुरी के लोगों से आपका बन गया है? नहीं, मैं नहीं बता रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ की बहू भी हूँ और किसी रिश्ते से लोगों की बेटी भी लगती हूँ। सो लाइक इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द थिंग्स आई थिंक। जब मुलायम सिंह का पूरा इलाका है, तो मुलायम सिंह को तो आपने इतने नज़दीक से देखा, तो नेता के तौर पे और अखिलेश यादव के पिता के तौर पे किस तरह की यादें आपके मन में हैं? आई थिंक ही वॉज अ वेरी कंपैशनेट लीडर, बहुत ही संवेदनशील थे और बहुत ही लोगों से भावात्मक रिश्ता रखते थे। एंड सब कुछ उनको याद रहता था इन द सेंस कि अगर कोई दिक्कत में है तो मतलब ही यूज्ड टू, मतलब वो पूरा अपना समर्थन साथ और किसी भी तरह वो मदद अगर पहुंचा सकते थे तो पहुंचाते थे लोगों की। तो मैं समझती वो रिश्ता इस कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ और बहुत सारे लोगों के साथ नेताजी का रहा है। जैसे आप तो बहुत फर्क बैकग्राउंड से आई, आर्मी बैकग्राउंड था आपका, तो आपके घर में किस तरह का माहौल था, कैसी आपकी पढ़ाई हुई और आपके घर में क्या पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट था? ओह इट्स लॉन्ग नाउ, लाइक 25 साल हो गए हैं अब सिंस हमारी शादी हुए और मेरे को इस घर में आए हुए। हाँ, डेफिनेटली टाइम लगा मुझे भी चीज़ों को और समझने के लिए, बट आई थिंक कि सबके लिए एक अपना एक्सपीरियंस होता है, सब सीखते हैं विद टाइम। तो मेरे लिए भी शायद ऐसा ही कुछ रहा है। तो आपको सियासत में इंटरेस्ट आना जब इस फैमिली में आ गई तब शुरू हुआ? नहीं, मुझे प्रैक्टिकली सियासत में कभी इंटरेस्ट नहीं था, पर ठीक है, अब जब हम यहाँ हैं तो जो समाजवादी पार्टी के द्वारा जो भी निर्देश मुझे मिल रहा है मैं उस पर कार्य कर रही हूँ। तो जैसे मुलायम सिंह की बात करें तो उन्होंने आपको क्या टिप्स दी पॉलिटिक्स के, क्योंकि जब वो थे तो आप फिरोजाबाद से भी चुनाव लड़ी, कन्नौज से भी चुनाव लड़ी। आई थिंक सो, जब टू बी मोर, जो मैं सच्ची बात कहना चाहूँगी, उस टाइम शायद मैं बहुत ही छोटी थी जब मैं इनिशियली चुनाव लड़ी थी। एंड विद टाइम लाइक आप चीज़ों को समझना बेहतर शुरू कर देते हैं। तो आई एम स्टिल इन द लर्निंग प्रोसेस एंड चीज़ें बेहतर हो रही हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे और चल के बेहतर होंगी। आपकी जब शादी हुई अखिलेश जी से तब वो पॉलिटिक्स में नहीं थे, आप चाहती थी कि पॉलिटिक्स में आए अखिलेश जी? इट वॉज हिज ओन डिसीजन, मतलब मेरा चाहना या ना चाहना वॉजंट देयर, बिकॉज एक इंडिविजुअल का अपना डिसीजन लाइफ के बारे में होना चाहिए आई थिंक। अच्छा, हमने सुना कि जब अखिलेश यादव को पॉलिटिक्स में लाना था मुलायम सिंह जी को, तो उन्होंने फ़ोन किया था, तब आप छुट्टी पे आप लोग थे, तो क्या किस्सा वो था? क्योंकि पॉलिटिक्स में आना था और नेताजी ने अपनी एक सीट छोड़ी थी, तो मैं समझती हूँ कि कहा गया कि वापस आके आपको चुनाव लड़ना है, दैट्स इट। तो आप राज़ी हो गई थी? वो मैंने कहा ना, इट वॉज हिज ओन डिसीजन, मतलब एंड आई कैन नॉट लाइक इंटरफेयर इन समवन्स डिसीजन। अच्छा, परिवार की बात करते हैं, सियासत की बात करते हैं हम। जैसे मैनपुरी से आप हैं डिम्पल यादव, कन्नौज से अखिलेश यादव हैं, फिरोजाबाद से अक्षय यादव हैं, धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ से हैं, शिवपाल यादव के बेटे बदायूं से हैं। तो बीजेपी कह रही है कि इसी को परिवारवाद कहते हैं, तो इन आरोपों का डिम्पल यादव क्या जवाब देंगे? मैं समझती हूँ एक लोकतंत्र है देश में और कोई भी चुनाव लड़ सकता है, और अगर जनता चाह रही है कि कोई अपना खुद सांसद चुनती है, ऐसा है कि दे वोट एंड दे चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव,
तो मैं समझती हूँ जब लोकतंत्र के माध्यम से कोई चुन के आ रहा है तो किसी को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी को मैं समझती हूँ एक बार खुद अपनी पार्टी का भी आकलन कर लेना चाहिए कि किस तरह वो लगातार परिवारों को सपोर्ट करते आए हैं, चाहे वो अजीत पवार हो, चाहे वो राज ठाकरे हो, चाहे वो सुखबीर सिंह बादल हो जिनके कोलिशन में उन्होंने सत्ता चलाई, चाहे वो कश्मीर में जिनके साथ उन्होंने 3.5 साल सरकार चलाई थी, महबूबा मुफ्ती हो। एंड इस तरह उन्होंने कई कोलिशंस किए हैं और परिवार के साथ ही कोलिशंस किए हैं, मेरा मानना है। और देखा है अब देवगौड़ा जी के साथ भी, जहाँ उनका देवगौड़ा की पार्टी के साथ कोलिशन हुआ था, तो जब वो अपने गिरबान में झांक के देखेंगे तब उन्हें असलियत पता चलेगी। लेकिन इसके बावजूद मैं यही बात कहना चाहूँगी कि लोकतंत्र के माध्यम से ही जनता अपना सांसद चुनती है और हम यही माध्यम अपना के लोगों के बीच जाके उनका वोट, उनका समर्थन, उनका साथ पाके ही सांसद बनते हैं। जैसे परिवार की बात कर रहे हैं तो आप लोग जब सब एक साथ होते हैं परिवार में तो सियासत की बात करते हैं, अक्षय यादव हैं, धर्मेंद्र यादव हैं, आप हैं, अखिलेश यादव हैं, ये सब लोग बैठ के कुछ सियासत पे बात करते हैं? नहीं, नॉट मच, लाइक बिल्कुल नहीं। मतलब 1-8% हो सकता है बट अदरवाइज नहीं। अच्छा, जब टिकट इन लोग को मिला तो आप किस तरह से तय हुआ फैमिली में कि ये लोग चुनाव लड़ेंगे? किस तरह से तय हुआ? फैमिली में कोई बात तय नहीं होती है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा ये बात तय की गई थी, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं और जो निर्देश मिला उसके अकॉर्डिंग चुनाव 80 में से 16 सीट जैसे कि कांग्रेस को गई है, 16 नहीं 17 सीट, और जो बाकी की 63 सीट्स हैं, तो जिसको सीट जिस क्षेत्र की मिली है वो वहाँ जाकर चुनाव लड़ रहा है। अब हम देख रहे हैं अदिति यादव आपका बहुत प्रचार कर रही हैं, बहुत जाती हैं गांव में, वोट मांग रही हैं माँ के लिए, तो क्या हम समझें कि मुलायम सिंह यादव परिवार की तीसरी पीढ़ी सियासत में आने वाली है और आने वाले दिनों में हम अदिति को भी चुनाव मैदान में देखेंगे चुनाव लड़ते हुए? ये तो मैं नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि अदिति का खुद का डिसीजन रहेगा, लेकिन अभी वो क्योंकि 22 साल की होने जा रही हैं और मैं समझती हूँ उसको बहुत लगाव है गांव से। और आप सैफई देखेंगे तो हमारा सैफई क्योंकि इतना डेवलप हो गया पूरा, तो ये गांव कम और टाउन एरिया ज़्यादा लगता है, तो मैं समझ रही हूँ खुद भी एक एक्सपीरियंस गेन कर रही है लोगों से। और जितने भी हमारे नेताजी के जो पुराने लोग हैं उनके साथ जो कनेक्शन और जो लोगों को जान रही है वो अपने आप में एक भूतपूर्व उसके लिए खुद के लिए एक्सपीरियंस है, मैं समझती हूँ। बिकॉज ये कोई नॉर्मल बात नहीं है कि आप गाँव जाके लोगों से मिल रहे हैं, एंड आई थिंक लाइक शी इज़ लाइक हैविंग दैट कनेक्ट राइट नाउ। देखते हैं हम कि गांव में वो जाती हैं तो बहुत बुजुर्ग महिलाएं भी उसके पैर चूड़ियाँ देती है, क्योंकि यहाँ पे रिवाज है कि जो बिटिया होती हैं तो उनके पैर छुए जाते हैं, तो इसीलिए वो पैर छू रहे हैं। अच्छा, बहन भी आपकी आई है प्रचार के लिए, तो कितना मदद? नहीं, वो तो खाली आई थी 1-2 दिन के लिए एंड शी इज गॉन बैक, वापस चली गई। हाँ, अच्छा, जिस तरह का प्रचार हो रहा है उस पर बात करते हैं कि मैनपुरी में आपने फिरोजाबाद में आपको पिछले चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, तो उससे बहुत सीखा। हम देख रहे हैं आप मैनपुरी में लगातार पिछले कई दिनों से यहाँ पर हैं, बीच बीच में भी आप आती रही, उससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला? जी, काफ़ी सीखने को मिला, काफ़ी लोगों के साथ सीधा संपर्क हो रहा है और मैं समझती हूँ कि मैनपुरी जो है वो परिवार की तरह ही है। और यहाँ के लोगों ने देखा है कि किस तरह श्रद्धेय आदरणीय नेताजी ने इस क्षेत्र का विकास किया है, लोगों की सहायता करी है, लोगों को सीधे सुविधाएं पहुंचाने का काम किया है। चाहे हमारे इतना बड़ा यहाँ पे मेडिकल पीजीआई, मिनी पीजीआई चल रहा है एंड इतने कॉलेजेस हैं और सबकी सहायता करी नेताजी, तो कहीं ना कहीं जो कनेक्ट बना है। और अगर हम आज से 20 साल पहले मैनपुरी को देखते, आकलन करते, तो मैं समझती हूँ यहाँ पे सड़कें भी सही नहीं थी, और अगर आप आज देखेंगे तो मैं समझती हूँ पूरा मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र और मैं समझती हूँ फिरोज़ाबाद और एटा, फर्रुखाबाद, जो ये बहुत पिछड़ा कहलाता था, ये सब आगे को बढ़ चले हैं अब। जैसे अमित शाह आए आपकी मैनपुरी में, उन्होंने कहा कि ये चुनाव जो है राम भक्तों और राम भक्तों पर गोली चलाने वालों और राम मंदिर बनाने वालों के बीच में है। और उनके साथ उन्होंने ये भी कहा कि आपको और अखिलेश यादव को राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम था उसमें आने का न्योता दिया गया था, लेकिन आप वोट बैंक के वजह से वहाँ नहीं पहुँचे। ऐसा नहीं है, पहली बात तो नेवता नहीं मिला था, और अगर इनविटेशन, फॉर्मल इनविटेशन अगर मिलता भी तो मैं समझती हूँ कि जिसकी जब श्रद्धा होती है और जब भगवान बुलाते हैं जिस द्वार, तभी वो इंसान वहाँ पहुँच सकता है। कई बार हमने देखा है कि हम बहुत प्लानिंग करते हैं कि हमें यहाँ जाना है, लेकिन हम नहीं जा पाते हैं। तो मैं समझती हूँ कि जब भगवान बुलाएंगे तब हम अयोध्या जाएंगे, और ये हमारा पर्सनल डिसीजन है।
और ये किसी दबाव में नहीं हो सकता, क्योंकि जब हम भगवान बुलाते हैं तब हम वृंदावन जाते हैं, जिस तरह हम बद्रीनाथ जाते हैं, केदारनाथ जाते हैं, पुरी है जहाँ पे हमारे जगन्नाथ पुरी जी हैं, जैसे हमारी द्वारका है, और जैसे हमारे साउथ में इतने बड़े रामेश्वर टेम्पल है। तो मैं समझती हूँ कि लोगों के पर्सनल चीज़ों पे आप इंटरफेरेंस ना करें तो बेहतर होगा, क्योंकि ये सरकार ऐसी बन गई है जिन्होंने जो वादे करे थे, जहाँ अच्छे दिन से हम शुरू करेंगे, और आज जहाँ 2 करोड़ जॉब्स की बात करी गई थी, जहाँ किसान की आय दुगनी हो जाएगी की बात कही थी, जहाँ स्मार्ट सिटीज़ की बात कही गई थी, जहाँ गोद लिए गाँव की बात कही गई थी, तो मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं ये सरकार ने जो बातें करी है वो पूरी नहीं कर पाई है। और राशन के नाम पे आज स्थिति ये है कि लोगों को बाजरा दिया जा रहा है। अगर हम 10 साल पहले का आकलन करेंगे तो बाजरे में चीनी मिलती थी, गेहूं मिलता था, चावल मिलता था, और तेल भी, केरोसिन मिलता था। लेकिन आज हालात ये हैं कि राशन के नाम में भी आपने चोरी कर ली है। और हमको भूलना नहीं चाहिए कि किस तरह, मैं आपको अपना खुद का एक्सपीरियंस बताऊंगी कि यहाँ पे एक आए थे हमारे गांव से ही, वो 2000 का हमें चंदा दे गए कि आप चुनाव लड़ रही हैं, और ये भाजपा के लोग बताइए बॉन्ड के माध्यम से 200-300 करोड़ का चंदा लेंगे। 200-300 करोड़ का चंदा लेंगे तो आप बताइए ये क्या लूट नहीं है एक तरीके की? तो मैं समझती हूँ सरकार ने लगातार लूट और भ्रष्टाचार फैलाने का काम किया है, और सभी भ्रष्टाचारियों को और दाग लगे लोगों को अपनी पार्टी में सम्मिलित करने का भी काम कहीं ना कहीं किया है। जैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी आपने सुना, प्रधानमंत्री मोदी की भी बात हमने सुनी, मुस्लिम तुष्टीकरण का बहुत आरोप समाजवादी पार्टी पे लगता है। मैं समझती हूँ देश को इस टाइम एजुकेटेड लीडर्स की ज़रूरत है, क्योंकि एजुकेटेड लीडर्स जो फोर्सी कर सकते हैं कि आने वाला समय में हमें क्या डिफ़िकल्टीज आ सकती है। जैसे कि आज बेरोज़गारी बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर हम अपने युवा को रोज़गार नहीं दे पाएंगे, नौकरियां नहीं दे पाएंगे, तो आने वाला फ्यूचर देश के लिए बहुत ही अंधकार भरा होगा। लेकिन अगर स्थितियां अभी नहीं संभली तो मैं समझती हूँ कभी नहीं संभल पाएंगी। तो मैं यही कहना चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम से कि इस बार मैं पूरे देश के लोगों से कहना चाहूँगी कि इस बार ये लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, क्योंकि कहीं ना कहीं दबाव की राजनीति का प्रकोप पूरे देश में फैल रहा है और पूरे प्रदेश में फैल रहा है। कहीं ना कहीं जो हमारे अधिकार हैं, जो हमें संविधान के माध्यम से मिले हैं, उनको भी हानि पहुँचाई जा रही है, और लोगों ने देखा है, और इससे कोई वर्ग नहीं छूटा है, और इससे मीडिया भी नहीं छूटी है। हमने देखा है किस तरह जर्नलिस्ट को जेल में डाल दिया जाता है। हमने हर तरह के प्रकोप सभी लोगों के ऊपर होते हुए देखे हैं, चाहे सीबी हो, चाहे ईडी हो, चाहे हमारे इनकम टैक्स के माध्यम से व्यापारियों पे दबाव बनाने का काम हो। तो मैं समझती हूँ इस बार लोकतंत्र को बचाने के लिए और संविधान को बचाने के, क्योंकि संविधान के माध्यम से ही हमको ये हक मिला है कि एक वोट सबका सामान्य है। तो मैं समझती हूँ कि लोकतंत्र और संविधान की लड़ाई को बचाने के लिए इस समय एकजुट होंगे। जैसे राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के साथ अलायंस है, इसका कुछ फायदा देखती हैं? मैं समझती हूँ इस बार मजबूती के साथ अलायंस लड़ रहा है, और मैं राष्ट्राध्यक्ष जी को बधाई देना चाहूँगी, क्योंकि अलायंस पहले 100% नहीं हो पा रहा था, और उत्तर प्रदेश से ही इस कड़ी अलायंस की जुड़ी, और फिर और प्रदेशों में भी ये कड़ियाँ जुड़ती गई। और मैं समझती हूँ इंडिया अलायंस का गठबंधन जब सरकार में बनेगा तो युवाओं को रोज़गार, महिलाओं को पेंशन, और लगातार लोगों को सुविधा पहुँचाने का काम ये सरकार करेगी। लेकिन बीजेपी तो कह रही है, अमित शाह भी कह के गए मैनपुरी से, प्रधानमंत्री मोदी भी कह रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कह रहे हैं कि यूपी में 80 में 80 और देश में 400 पार। जहाँ वो 80 में 80 कह रहे हैं, तो मैं समझती हूँ यही उनकी बात झूठी साबित हो जाती है। 80 में 80 ही कहना ही उनकी बात, हम इस बात का आकलन कर ले, और सभी लोग आकलन कर रहे कि झूठ, फिर से दोबारा झूठ बोल रहे हैं। तो यही मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि भाजपा की सरकार झूठ बोलते बोलते नहीं थकेंगे, लेकिन अब ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि इस झूठ को समाप्त करने के लिए, ख़त्म करने के लिए सब लोगों को वोट करना चाहिए, और कहीं ना कहीं सब लोग वोट करने आगे भी आ रहे हैं। आप और अखिलेश यादव दोनों चुनाव मैदान में हैं, तो एक दूसरे को कैंपेन में तो मदद नहीं कर पा रहे होंगे, बातचीत होती है दिन भर के, जैसे आप जस्ट लाइक मॉर्निंग टाइम एंड लाइक नाइट टाइम में हो पाती है बातचीत। तो क्या उम्मीद लग रही है इस चुनाव में आपको सपा के लिए? बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, और काफ़ी सालों बाद मैं समझती हूँ अच्छा प्रदर्शन समाजवादी पार्टी करने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने का, इतनी बिजी शेड्यूल में हमें टाइम देने का। तो डिम्पल यादव मैनपुरी में प्रचार में हैं, और उनका कहना है कि सिर्फ मैनपुरी नहीं, पूरे यूपी में समाजवादी पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी।